नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम विकसित भारत की राह में। आपके साथ मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं को शुरू की है। तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने अग्रसर होकर कई अहम कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा आम जन के साथ साथ देश की बढ़ोतरी में भी नजर आ रहा है। आम जन के साथ साथ गरीब, किसान, महिला और युवाओं के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए तमाम योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए सीधा लाभ पहुंचाया गया है, जिसमें मध्यम वर्ग प्राथमिकता में रहा है। बात करें, मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई और लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव भी किए हैं। तो क्या है ये बड़े बदलाव? कैसे सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को और सुगम बनाया? बीते 100 दिनों में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या किया? आज हम आपको बताएंगे कि बीते 100 दिनों में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू भी करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो मोदी 3.0 के 100 दिन की। तो देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर फोकस मोदी सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से नजर आता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के पहले निवेशक बुनियादी ढांचे के विकास को एक अहम पैमाने के तौर पर देखते हैं और यही वजह है कि मोदी सरकार 3.0 का बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खासा जोर है। और मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले ही 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। मोदी सरकार 3.0 ने पहले 100 दिन में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इनमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर सरकार का खासा फोकस है। पिछले महीने पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि देश के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। वधावन बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार 3.0 ने देश में 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दी है। 936 किलोमीटर लंबाई के इन 8 प्रोजेक्ट पर सरकार 50,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करने वाली शिनखुनला सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। रेल यातायात को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए 900 किलोमीटर की 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4.42 करोड़ मेन डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। ये 8 नए प्रोजेक्ट 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से 25,000 गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। देश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी देने के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार के बेहटा में नए सिविल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर 2,962 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाने को मंजूरी दी है। मोदी सरकार का शुरुआत से बुनियादी ढांचे के विकास पर खास फोकस रहा है। इस साल केंद्र सरकार द्वारा बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि देश की जीडीपी का 3.4% है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि पिछले 100 दिनों में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए। हम आपको थोड़ा और विस्तार से बड़े पर्दे पर दिखाते हैं कि क्या कुछ बड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बड़े फैसले। मोदी सरकार 3.0 का बुनियादी ढांचे के विकास पर खास फोकस रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पहले 2 कार्यकाल में भी बुनियादी ढांचे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस था। पहले 100 दिनों की इस बार की बात करें तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। हम उसका ब्यौरा उन कदमों का आपको देने वाले हैं। 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं उनकी शुरुआत की गई हैं, उनका उद्घाटन किया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हम सभी को मिलने वाला है। 3 लाख करोड़ रुपए की इनमें बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 3 लाख करोड़ रुपए की हैं। सबसे बड़ी परियोजना देखिए, 76,200 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र के वधावन में बंदरगाह बनने जा रही है, जो 10 प्रमुख बंदरगाहों में से एक होने वाला है। 49,000 करोड़ रुपए दूसरी बड़ी परियोजना, इसकी लागत से 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। यानी कि देहात में इंफ्रास्ट्रक्चर, गांवों में कनेक्टिविटी के लिए इस योजना के तहत 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों का निर्माण और अपग्रेडेशन मंजूर किया गया, ताकि कनेक्टिविटी देहात में बिल्कुल सही हो। इसके साथ ही 50,600 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देना स्वीकृत किया गया है। इन्हीं 100 दिनों के कार्यकाल में, जो तीसरे कार्यकाल में 100 दिन बीते हैं, 936 किलोमीटर में फैले 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी इसी दौरान मंजूरी दी गई है। यह भी एक बड़ी बात है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र की बात कीजिए, लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने वाली शिनखुन ला सुरंग का काम शुरू हो चुका है। इससे काफी छोटा रास्ता हो जाएगा। रेलवे लाइन की बात करते हैं, 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इससे रोजगार देखिए 4.42 करोड़ मैन डेज, यानी इतना रोजगार इससे मिलने वाला है। यह भी एक बड़ी परियोजना रेलवे के लिए भी और रोजगार के लिहाज से भी। वाराणसी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी मिली है। यह उड़ान क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण यह परियोजना है वाराणसी में, जिसके लिए मंजूरी मिली है। पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बेहटा में नए सिविल एनक्लेव्स की मंजूरी दी गई है, जिसमें कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगी वहां के बाशिंदों के लिए। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा, इसको भी मंजूरी मिल गई है। तो जो हवाई नेटवर्क है उसमें काफी ज्यादा सुधार। और मेट्रो की बात कीजिए, बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3, क्योंकि फेज 2 वहां पर हो चुके हैं, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल, इनके प्रोजेक्ट के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। मेट्रो रेल की अगर बात करें तो ये तमाम ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिसको कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में इन तमाम योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और जैसा कि हमने आपको डेटा दिया, ये करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं जिनको की मंजूरी मिले है। आगे चल करके हम आपको खास विशेषज्ञ मेहमानों से जुड़ करके बताएंगे इन तमाम ये जो पहल हैं 100 दिनों के, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आम लोगों की भी प्रतिक्रिया सुनवाएंगे और खास विशेषज्ञ मेहमानों से भी जुड़कर इस पर चर्चा करेंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लोकतंत्र के महापर्व में क्या है हरियाणा का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं के दावों की हकीकत, कितना बदला है हरियाणा, जानने के लिए DD न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले हरियाणा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद।
तो जैसा इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या किया गया, आम लोगों की बात सुनवाते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में देश के बुनियादी ढांचे में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जो पश्चिम बंगाल में है, वहां के ग्रामीणों ने केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल को बेहतर बताते हुए उन्हें मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी दी। लोगों ने बताया कि चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सभी को लाभ मिल रहा है। शासकीय महाविद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि जिले के शासकीय महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इससे भी बच्चों को काफी लाभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लेकर मैं कह सकता हूं कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के व्यापारियों के लिए उन्होंने अनेक बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें मुद्रा लोन की सुविधा, व्यापारियों को एमएसएमई में शामिल किया है, जो बड़ी व्यापारियों के हित की बात थी। आने वाले समय में बहुत जल्द व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम भी ला रहे हैं। जो पंजीकृत व्यापारी है वो निश्चित बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री के तृतीय कार्यकाल के अंतर्गत हमारे आदिवासी बाहुल्य जिले के क्षेत्र को जो आगे बढ़ाया गया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, जो कि ग्रामीण अंचलों से आने वाले बच्चों के लिए एक लाभकारी योजना है। और इस प्रकार से बच्चे जो है वो अब और अधिक अच्छे तरीके से वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो कि उन्हें बाहर जाकर के करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है और लगातार ग्रामीण में नीचे गरीब स्तर तक जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं पहुंची है, किसानों को और ग्रामीण तक, नीचे तक भरपूर लाभ मिला है। मैं विशेषकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। आयुष्मान कार्ड योजना का जो 70 वर्ष से अधिक लोगों के लिए लाभ मिलेगा, उनको मैं खेती बाड़ी करता हूं, जिसमें किसान समृद्धि योजना का लाभ मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार रहूंगा। ये प्रतिक्रिया आपने आम लोगों की सुनी। दरअसल होता क्या है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है तो आमतौर पर चेहरे पर एक तस्वीर बनती है कि बहुत अच्छे अच्छे चौड़े चौड़े राजमार्ग, हवाई पट्टी और उससे शायद शहरों को लाभ, लेकिन ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब विकास होता है तो देहाती इलाकों में भी किस तरह के फायदे मिलते हैं, उसकी एक वानगी अभी आपने सुनी। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय कुमार दत्त जी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। बहुत बहुत स्वागत विजय कुमार दत्त जी। और इनके परिचय में मैं बताऊं कि साथ में ये फॉर्मर एडिशनल मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ में शिशिर सिन्हा हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत शिशिर आपका भी इस चर्चा में। मैं विजय कुमार दत्त जी से शुरुआत करता हूं। आप क्योंकि रेलवे बोर्ड में रहे हैं पहले मेंबर, तो मैं पहले रेलवे परियोजना से जुड़ी बात ही आपसे कर लेता हूं। रेलवे के विकास को लेकर के हमने देखा है कि चाहे पूर्वोत्तर हो, दूर दराज हो, मोदी सरकार का काफी फोकस रहा है। ये जो 8 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे 4.42 करोड़ मैन डेज का रोजगार मिलेगा लोगों को, ये कितनी महत्वपूर्ण, और ये 8 नई रेल परियोजनाएं खास तौर पर किस तरह से महत्वपूर्ण है, किन इलाकों के लिए हैं ये? डॉक्टर जी, बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है ये जी। ये जो 8 परियोजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक तो कनेक्टिविटी है, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का इससे बहुत कम होता है। उन्होंने स्वयं कहा कि जब आधारशिला रखी 3.2 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर उत्सर्जन इससे कम हो जाएगा। तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, उत्सर्जन कम होगा, वातावरण ठीक होगा। और प्रधानमंत्री अभी अमेरिका में थे, संयुक्त राज्य में भी थे, उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही, ऐसा डेवलपमेंट जो कि सतत विकास हो, सस्टेनेबल हो, उसकी दिशा में रेलवे का तो है ही। पोर्ट कनेक्टिविटी, रोड, एयर कनेक्टिविटी के जितने प्रयास हैं, एक तो कनेक्टिविटी है, रोजगार सृजन है, और एक इस प्रकार से है कि इससे उत्सर्जन कम से कम हो, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उससे कैसे निजात पाया जाए, उस डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा कि इसका जो खास तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके लिए ये सब चीजें कितनी जरूरी है। लेकिन शिशिर,
जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है शिशिर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, साथ में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, चिकनी चिकनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वो एकाएक ज़हन में आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहले की भी जो दोनों कार्यकाल रहे, पहला कार्यकाल भी दूसरा कार्यकाल भी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चर्चा हुई। ये तीसरा कार्यकाल है, 100 दिनों में बहुत सारे पहल किए गए हैं। इन 100 दिनों में सबसे बड़ी पहल शिशिर आपकी नजर में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कौन सी मानी जाएगी? देखिए, किसी एक को कहना कि वो बहुत बड़ी पहल है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज के दिन में जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। अगर सड़क मार्ग का विकास होता है और उसके साथ साथ रेल जो पटरियां हैं वो ज्यादा हो जाती है, रेलवे के लिए ज्यादा लंबी यात्रा रेलवे के जरिए या ज्यादा लंबे दूरी के लिए माल पहुंचाना संभव होता है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए आपको सड़क चाहिए। आपने रेलवे की लाइन बिछा दी, पटरी बिछा दी, लेकिन वहां से अगर फैक्ट्री तक सामान पहुंचाना और फैक्ट्री से सामान बाजार तक पहुंचाना, तो वहां पर आपको सड़क चाहिए। बहुत ही उसके बाद महत्वपूर्ण बात रेलवे कही का बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं आपकी, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सच बात है जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे रेलवे में भी आपने एक जगह से दूसरी जगह पर रेलवे की पटरी बिछा दी, और वहां पर अगर सी पोर्ट से कनेक्ट करना है तो आपको रेलवे रोड का चाहिए। तो मैं किसी एक परियोजना विशेष की बात नहीं करूंगा कि रेलवे की ये परियोजना या सड़क की ये परियोजना या बंदरगाह की ये परियोजना महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से सभी परियोजनाएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ठीक है। दूसरी बात, जब हम लोगों के लक्ष्य हैं, अगर आप देखें कि 2027 हमारा $5 ट्रिलियन का है, 2030 हमारा $60 ट्रिलियन का है, 2030 हमारा 33 माफ कीजिएगा, 2033 जो है वो हमारा $10 ट्रिलियन का है, और 2047 जो हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। कोई भी आर्थिक व्यवस्था के बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे अहम होता है कि बुनियादी सुविधाओं में आप एक समेकित विकास को लेकर के चलें, और उसी के जरिए आप विकास के बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, एक सामान का बनना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो तभी फायदेमंद होगा जब वो उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, क्योंकि उपभोक्ता तक पहुंचेगा तो मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, और मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है वो पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा देगा। तो हम केवल एक खास परियोजना को कहें और किसी 2-4 परियोजनाओं की बात करें, वो नहीं है। इन सभी परियोजनाओं के पीछे के छिपे के मनोविज्ञान को हमें समझना है, जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीवीए दोनों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर, ये बात बिल्कुल सच है कि सारी परियोजनाएं आपस में एक दूसरे को मिलकर के सपोर्ट करती हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। विजय कुमार दत्त जी, बात जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो देहातों के लिए, हम जानते हैं भारत को कहते हैं ना कि ग्राम प्रधान देश है, यानी यहाँ गांवों की प्रधानता है, देहात की प्रधानता है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो अभी हम ब्यौरा दे रहे थे, सड़क से जुड़ी हुई ग्रामीण 25,000 गांवों को जोड़ने के लिए सड़क की परियोजना है। रेल के जितने नेटवर्क होते हैं, हम जानते हैं इससे देहाती इलाकों को कितना बड़ा लाभ मिलता है। देहात की कनेक्टिविटी को, गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ये तमाम जो कदम हैं, इनका कितना महत्व आप देख रहे हैं? इनका बहुत ही महत्व है, खास तौर से जो 25,000 गाँव को कनेक्ट किया जा रहा है, गांव के लिए रोड की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है जी। एक और मैं बताता हूँ, रेल की जो भावना है, हर 7 किलोमीटर पे एवरेज एक रेलवे स्टेशन, तो जो रेलवे बन रही है इससे कनेक्टिविटी और बढ़ रही है। अगर आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे एग्जिट होगी 40 किलोमीटर, लेकिन हर रेलवे पे 7 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे पहुंच होगी, और इसलिए जो एक नया विकास हो रहा है, एक्सप्रेस वे के साथ साथ रेलवे लाइन बनाई जा रही है, इसलिए कि एक्सप्रेस वे के एग्जिट पॉइंट तक किसी भी व्यक्ति को पहुंचने के लिए रेल से वो पहुंच जाए। जैसे दिल्ली का सर्कुलर रोड के आसपास सर्कुलर रेल बन रही है, वो रेल इस प्रकार बन रही है कि हर 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे अप्रोच होगी कि अगर आपको सस्टेनेबल वे में पहुंचना है तो कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है और उस एक्सप्रेस वे का फायदा उठा सकता है जी। तो ये कहा गया कि समकेतिक विकास, जो हमारा कॉमन मैन है, जो हमारा विलेज में है, उसको कैसे पहुंचना है, उसकी ओर ये बहुत सारे कदम है जो बहुत इमेजिनेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि जो सस्टेनेबल विकास है उसमें सही मायने में समेकित विकास वो तभी होगा जब उसमें शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, सब उसमें समाहित होंगे, सब उसमें जुड़ेंगे, तब जाकर वो समेकित विकास सही मायने में होगा। शिशिर, आमतौर पर बेरोजगारी की, रोजगार की बड़ी चर्चा होती है और साथ में ये भी तर्क दिया जाता है साथ साथ कि अगर निर्माण हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के तो उनको निर्माण करने में लोग तो लगे हुए हैं, लोगों के हाथ तो लगे हुए हैं, रोजगार तो मिल रहे हैं। अभी जैसे 8 नई रेल परियोजनाएं हैं, उसमें एक उदाहरण के तौर पर 4.42 करोड़ मैन डेज का रोजगार का सृजन होगा। तो इसमें जब इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है तो उसके साथ सारी परियोजनाओं के साथ यह बात भी आकर के जुड़ती है कि इससे रोजगार के बहुत बड़े अवसर मिलने वाले हैं इस देश में। जब तक निर्माण कार्य हो रहा होता तभी तक रोजगार नहीं मिलते हैं। एक जब सड़क बनती है ना तो अपने साथ जिंदगी की बड़ी गाड़ी लेकर के साथ आती है। एक जब रेलवे की पटरी बिछाई जाती है तो अपने साथ कई स्टेशंस भी बनाती है और उन स्टेशंस पर आप देखेंगे कि रोजगार के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौके बनते हैं। एक बंदरगाह का विकास होना, वहां पर निर्माण कार्य खत्म होने के बाद जब जहाजों का आना जाना शुरू होता है वहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनते हैं। तो बुनियादी सुविधाओं के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि रोजगार का मौका सिर्फ और सिर्फ वही नहीं होता है कि निर्माण कार्य तक सीमित है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जब एक व्यवस्था काम करने लगती है तो वो रोजगार के नए मौके बन देती है। तो ये आपका दोहरा फायदा है, एक तरफ निर्माण की गतिविधियों में और दूसरा निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जो आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आपको श्रम की जरूरत होती है। वो श्रम संसाधन आपकी रोजगार क्षमता, जिसको कहते हैं ना कि आपके देश में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ये यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि केवल और केवल हम ये बात ना करें कि एक संगठन में काम मिल गया, बल्कि आसपास में भी कई तरह की अप्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था बनती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक रेलवे स्टेशन का बनना, जैसे वहां पर एक रेलवे स्टेशन बनता है, आप देखेंगे कि उसके आसपास में कितनी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और वो आर्थिक गतिविधियां भी आप उसको किसी और नाम से पुकारे, रेहड़ी वाले के नाम से पुकारे, एक छोटे दुकान के नाम से पुकारे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ वो तो श्रम दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, सही बात है ना, वो भी तो हमको गिनती में लानी है ना। तो हम केवल ये बात करें कि रेलवे स्टेशन पे 4 लोगों को रोजगार मिला, लेकिन रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोगों को रोजगार मिला वो भी तो आपके लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत सारे परिवारों को व्यापक रोजगार मिलता है, ये बात सही है। विजय कुमार दत्त जी, अभी कुछ देर पहले हम अलीराजपुर से कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया थी आदिवासी इलाके की, वो सुनवा रहे थे, दिखा रहे थे, आपने भी वो सुनी होगी। कुछ ऐसा महसूस होता है कि आज़ादी के बाद तुरंत जिस तरह से हमें इन सब इलाकों के लिए काम करना था उसमें हम थोड़े से देर हो गए हैं। जो पहले कुछ दशकों में जिस तरह के काम होने चाहिए थे वो अब जाकर हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो काम रुके पड़े थे हो गए। एक आपको उदाहरण दूंगा, जगदलपुर से दुर्ग जोड़ना और जगदलपुर से दुर्ग राजधानी को जोड़ना। कोई भी आदिवासी वहां पे कोयले की खान है, लोहे की खान है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है। ये परियोजना स्वीकृत हुई और 2-3 भागों में स्वीकृत हुई और ये नहीं कि आसान परियोजना, उस क्षेत्र में काम करना बहुत ही हौसले का काम। और ये जो दुर्ग से जगदलपुर तक बन रही और इसके और भी शाखाएं बन रही हैं, तो ये जो कार्य हो रहे हैं जो कि बहुत दिनों से ओवर ड्यू थे, जो काम हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम ऐसे हैं जो अब हो रहे हैं। उदाहरण मैंने दिया है, बहुत सारे ऐसे काम है जो हो रहे हैं। और इससे लाभ क्या है? देखिए, एक तो लाभ कनेक्टिविटी का, दूसरा लाभ आपके जो आपका उत्पाद है दोनों तरफ से, ठीक है, और का ले जाना, बिल्कुल बिल्कुल अनेक लाभ हैं, और दूसरी तरफ से लोगों का पहुंचना, अप्रोच, वहां के लोगों का लाभ और डायरेक्ट लाभ, और वहीं पे जॉब, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। आज अब समय की कमी है, लेकिन जिस तरह से आप जुड़े और आपने बिल्कुल तमाम बातें बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी अहमियत है। शिशिर, आपका भी समय की कमी है फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका भी, और विजय कुमार दत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस विकसित भारत की राह के खास प्रोग्राम में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की। कल फिर किसी और
बड़े क्षेत्र में जो 100 दिनों में पहल की गई है उस पर बात होगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।